हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और आज हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 12 है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हमारे दो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 10 एंड लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको पढ़ाया था 7 बेसिक फॉर्मूले ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका यूज आने वाले सभी लेक्चर्स में होगा, आज के लेक्चर में भी होगा और लास्ट लेक्चर में भी उनका यूज हुआ था। उसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 11 था उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक, तो इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर और आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि आज हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने से पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना होगा आपको? पार्शियल फ्रैक्शन। और देखिए पार्शियल फ्रैक्शन जो ये टॉपिक है आपके लिए नया नहीं है, पुराना ही टॉपिक है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें इससे पहले भी हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, क्लास 12th में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। जितना क्लास 12th में पढ़ा था उतना ही हम अभी भी पढ़ेंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, उतना ही पढ़ना है हमें। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअल में हम कब करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। पहले देखिए पार्शियल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन हम तब करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में दो या दो से ज्यादा फैक्टर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। दो या दो से ज्यादा फैक्टर क्या आ जाते हैं? मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर में दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो जब तक आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे तब तक उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन में, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, डिनोमिनेटर में दो तीन फैक्टर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको पहले उसके पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे, तभी आप उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक, और हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं, हम यहां पर पढ़ेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपके पास दो तीन फैक्टर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो पहले आप उसमें क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, तभी आप कर पाएंगे। यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन डिफरेंशिएशन में भी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में भी इंपॉर्टेंट है और लाप्लास में भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लाप्लास में बहुत सारी सिमिलैरिटी हैं जो कि इंटीग्रेशन में होती है, उसी तरह से होता है जैसे इंटीग्रेशन होता है। ठीक, चलिए तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन को करने की कंडीशन क्या है। क्या हमेशा हम पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे या पार्शियल फ्रैक्शन कब होगा, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हम तब करते हैं जब आपको डिनोमिनेटर में दो तीन फैक्टर मल्टीप्लाई में दिए हो, मतलब डिनोमिनेटर में आपको फंक्शन दिया है और न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, न्यूमरेटर में कोई फंक्शन भी हो सकता है। यानी कि जब आप पार्शियल फ्रैक्शन तब करते हैं जब आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो इस फॉर्म में हो, fp अपॉन जीपी, यानी कि न्यूमरेटर में भी कोई फंक्शन है आपके पास p का और डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन है। देखिए p की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम जो पैरामीटर यूज करते हैं वो p है, इसलिए मैंने यहाँ पर p लिखा। जबकि जब आप क्लास 12 में पढ़ते थे तो ये fx अपॉन gx होता था, fx अपॉन gx, यानी कि वहां पर फंक्शन x में होता था, यहाँ पर फंक्शन p में होगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसी फॉर्म का फंक्शन है fp अपॉन gp, gp क्या है? नीचे वाला जो फंक्शन है इसमें दो तीन फैक्टर हो सकते हैं, ठीक, मल्टीप्लीकेशन में। ऊपर जो fp है तो इसका मतलब कोई p का फंक्शन भी हो सकता है fp की जगह और कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। ठीक, अब कंडीशन देखिए क्या है। कंडीशन, अगर आपके पास जो ये fp है, अगर इसकी डिग्री gp की डिग्री से कम है, डिग्री सबको मालूम है, डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री किसको कहते हैं? हाईएस्ट पावर जो उस पॉलिनोमियल में होगी वही उसकी डिग्री होगी। यानी कि यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में जो जीपी है, यहां पर जो पी की मैक्सिमम पावर होगी उसको डिग्री कहेंगे और यहां पर जो पी की मैक्सिमम पावर होगी उसको डिग्री कहेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एफपी की जो डिग्री है वो जीपी की डिग्री से कम होनी चाहिए, तभी आप उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे, नहीं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे।
यानी कि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा होगा उसकी डिग्री डिनोमिनेटर वाले से छोटी होनी चाहिए, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन को कर पाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन तभी अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, अब दूसरा केस देखिए, अगर डिग्री एफपी की ज्यादा हो जाए जीपी से, तब क्या करेंगे? तब क्या पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा? देखिए पार्शियल फ्रैक्शन तो होगा, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। हालांकि डिवाइड वाले क्वेश्चन हमारे इसमें नहीं आएंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो पहले आप उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा? जब आप डिवाइड करेंगे तो उसमें जो आपके पास फिर से फ्रैक्शन बनेगा, उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो जाएगी डिवाइड करने के बाद, और उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन, मैंने आपको कहा पार्शियल फ्रैक्शन हम तब करते हैं जब डिनोमिनेटर में आपके पास दो या दो से ज्यादा फैक्टर मल्टीप्लाई में आ जाए, और यहां पर हमारे पास टोटल 5 केस बन सकते हैं। यहां पर सामने लिखे हैं आपके, देखो यहां डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर में मैंने सभी जगह 1 लिखा है, इसका मतलब यह नहीं कि क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर में हर जगह 1 होगा। न्यूमरेटर में कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है या कोई पी का कोई भी फंक्शन हो सकता है। बस ध्यान रखें कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम होनी चाहिए, नहीं तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहां पर सभी जगह 1 लिखा। 1 इसलिए लिखा क्योंकि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो हमारा मेथड होता है वो नीचे वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऊपर चाहे कुछ भी हो। ठीक, अब यहां पर आ जाइए, देखिए यहां पर 3 फैक्टर है, यहां पर भी फैक्टर है, यहां भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, यहां भी 2 से ज्यादा है और यहां भी 2 है। यानी कि यहां पर पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। इसमें से किसी भी केस में अगर आप सोचिए कि आपको इनका डिफरेंशिएशन करना हो तो आप बिना पार्शियल फ्रैक्शन के नहीं कर पाएंगे। आपको इसका इंटीग्रेशन कर, डिफरेंशिएशन तो एक बार हो भी जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन। तो यानी कि आपको डिफरेंशिएशन करना हो, इंटीग्रेशन करना हो या इनका इनवर्स लाप्लास निकालना हो, आपको पहले क्या करना होगा? पहले आपको इनका पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। उसी के बाद आप इसको इनका डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन या इनवर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? देखिए ये जो टेबल मैंने बनाई है ये आप पढ़ के आ चुके हैं क्लास 12 में, और मैंने ये पूरा का पूरा जो डेटा एज इट इज क्लास 12 में जो आप पढ़ के आए हैं ना, वही टेबल मैंने उठाई है, जिससे कि आपको लगे नहीं कि आप कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। आपने जो पहले पढ़ा आप उसी को दोबारा से पढ़ रहे हैं। मैं दोबारा से आपको डिटेल में बताऊंगा कि करना क्या है। और जिन स्टूडेंट को पार्शियल फ्रैक्शन आता है, मैं जानता हूं कि 50% से ज्यादा बच्चे ऐसा होगा जिनको पार्शियल फ्रैक्शन अभी भी बहुत अच्छे से आता होगा। तो जिनको आता है उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ही आसान है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इनवर्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, बस पार्शियल फ्रैक्शन ही यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला केस देखो, पहले में क्या है? डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है। देखो ये फैक्टर कैसे? लीनियर, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। यहां पर क्या है? अगर आपके पास कभी भी डिनोमिनेटर में 2 या 2 से ज्यादा लीनियर फैक्टर आ जाएं तो कैसे करना है पार्शियल फ्रैक्शन? ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर 3 फैक्टर है, तो यहां पर आपके पास 3 कांस्टेंट आएंगे। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर? जरा ध्यान दें। सबसे पहले आप लिखेंगे a अपॉन p माइनस 1 प्लस b अपॉन p माइनस 2 एंड प्लस c अपॉन p प्लस 4। न्यूमिनेटर में 1 है या कुछ और लिखा उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। तो a अपॉन p माइनस 1, b अपॉन p माइनस 2, c अपॉन p प्लस 4, यानी कि एक फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट आ जाएगा। abc क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। अब abc की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी ये मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चंस के अंदर। बहुत आसान है, abc आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, पहले से आप जानते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है? ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन ये रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है। p माइनस 2 का होल स्क्वायर का मतलब है कि p माइनस 2 2 बार आ रहा है, यानी कि p माइनस 2 यहां पर रिपीट कर रहा है। तो जब कोई भी लीनियर फैक्टर अगर रिपीट करता है तब हम क्या करते हैं? ध्यान से देखिए जरा, देखो p प्लस 1 रिपीट नहीं कर रहा है, तो p प्लस 1 के लिए क्या होगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा a, तो a अपॉन p प्लस 1। एक और बात, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के अंदर p माइनस 1, p माइनस 2 और यही सब होगा, कांस्टेंट p के साथ में कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, यहां तो नंबर कोई भी लिखा हो सकता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया बस, ठीक है ना। तो a अपॉन p प्लस 1 प्लस, अब यहां पर रिपीटिंग है तो क्या करेंगे? रिपीटिंग p माइनस 2 2 बार आ रहा है तो इसके लिए भी 2 कांस्टेंट आएंगे। पहले आप b लिखेंगे और b के नीचे लिखेंगे केवल p माइनस 2, फिर c लिखेंगे और c के नीचे लिखेंगे p माइनस 2 का होल स्क्वायर, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे देखिए, नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं, दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक,
तो रिपीटिंग होगा तो क्या करेंगे, p माइनस टू स्क्वायर है तो पहले b अपॉन पी माइनस टू, यहां स्क्वायर नहीं लगाएंगे, फिर c अपॉन पी माइनस टू वहां स्क्वायर लगा देंगे। थर्ड केस देखिए, थर्ड में क्या होगा, यहां पर देखो एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। यहां पर देख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक है। देखिए यहां पर और जो आपने पहले पढ़ा उसमें अंतर इतना ही है कि यहां पर हम वेरिएबल ले रहे हैं p, और जो आप क्लास 12 में पढ़ते थे वहां पर वेरिएबल होता था x, बाकी कुछ और अंतर नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है p में। तो देखिए इसके लिए क्या बनेगा, पहले एक लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर के लिए तो आ जाएगा हमारे पास a अपॉन p माइनस वन प्लस, और जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है तो आपको याद होगा bx प्लस c लिखते थे, तो यहां पर x की जगह p लिखेंगे तो bp प्लस c, वहां लिखते थे bx प्लस c। दो कांस्टेंट आएंगे क्वाड्रेटिक के लिए, और अपॉन में p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। आगे देखें नेक्स्ट, अब यहां पर ये आ गया हमारे पास, यहां पर क्या है, क्वाड्रेटिक भी और लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीटिंग वाला है। तो ये एक्चुअल में मैंने अलग से एक केस बना दिया, लेकिन ये अलग से कोई केस है नहीं, है ना। देखो ये लीनियर फैक्टर रिपीटिंग है, रिपीटिंग के लिए हमें पता क्या करते हैं, और क्वाड्रेटिक के लिए भी हमें पता क्या करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपके पास आ जाएगा a अपॉन p प्लस टू, a अपॉन p प्लस टू प्लस b अपॉन p प्लस टू का होल स्क्वायर। ये तो हो गया रिपीटिंग के लिए, दो कांस्टेंट आएंगे रिपीटिंग के लिए भी। फिर ये क्वाड्रेटिक है, इसके लिए भी दो कांस्टेंट आएंगे, तो प्लस cp प्लस d, क्योंकि cx प्लस d आना चाहिए था लेकिन यहां पर p है, तो cp प्लस d अपॉन p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, ये हमारा आ गया। और लास्ट वाला जो केस है, लास्ट वाला केस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5p स्क्वायर। देखो यहां पर दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर है, दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो देखो एक तरीका तो ये कि आप इसको ऐसा लिखें, AP प्लस BP अपॉन में पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर, फिर CP प्लस D और फिर दूसरा वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन ये मेथड बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम यूज करेंगे यहां पर शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, बात समझ में आ रही। तो इस केस के लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, उस शॉर्टकट मेथड से बहुत आसान हो जाता है। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, बात समझ में आ रही। यहां पर जो स्टार्टिंग के 4 केस हैं, क्या इनके लिए भी कोई शॉर्टकट मेथड होता है? देखिए इनके लिए शॉर्टकट मेथड होता तो है, लेकिन जो इनके लिए शॉर्टकट मेथड होता है ना, वो नॉर्मल मेथड से भी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए मैं वहां पर शॉर्टकट मेथड नहीं करा रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे आप देखोगे तो बहुत जगह पर उसको शॉर्टकट मेथड बताया जाता है, लेकिन आप खुद करके देखना वो शॉर्टकट मेथड हमारे नॉर्मल मेथड से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए क्या फायदा उस शॉर्टकट मेथड का जो नॉर्मल मेथड से भी बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको नॉर्मल तरीके से ही करेंगे, शॉर्टकट मेथड का यूज नहीं करेंगे पहले 4 केस में। मैं उसी तरीके से आपको कराऊंगा जैसे आप क्लास 12 में करके आए हैं, जिससे कि आपको कुछ भी नया ना लगे, ठीक है। हाँ, इस वाले केस में हम जरूर शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, और इस वाले केस में हम 12th क्लास में भी शॉर्टकट मेथड का ही यूज करते थे। हालांकि वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 आपको मिलते थे केवल, उससे ज्यादा नहीं मिलते थे, ठीक है ना। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर हमें इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, और आप देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर लिखे हुए हैं। देखिए एक चीज आप ध्यान रखना, मैंने यहां पर 3 लीनियर फैक्टर लिखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब जगह क्वेश्चन में 3 ही होंगे, हो सकता है कहीं 2 हो सकता है कहीं 3 हो सकता है 4 भी हो, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास 2 लीनियर फैक्टर लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, है ना। किसका इनवर्स निकालना हमें, इनवर्स लैपलास 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाई p इंटू p प्लस 1, p इंटू p प्लस 1, इसका इनवर्स निकालना। अब जरा यहां पर ध्यान से समझिए, हो सकता है अभी किसी स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन हो रहा, सर ये तो p लिखा है, p माइनस 2 या p माइनस 3 इस तरह से नहीं लिखा है। तो देखिए आप p लिखा है तो आप p को p माइनस 0 तो समझ ही सकते हैं, हो गया फैक्टर, बात समझ में आ रही। तो ये भी एक लीनियर फैक्टर है, p क्या है, लीनियर फैक्टर है। यहां पर आप चाहें तो p माइनस 0 लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्यों लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर समझते हैं इसके हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तब इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए इसका अगर आप, और न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, देखो न्यूमरेटर में यहाँ 2p प्लस 1 आया है, न्यूमरेटर में कुछ भी आ सकता है, कोई p का फंक्शन भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम होनी चाहिए, और कम है। देखो नीचे की डिग्री कितनी है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो p स्क्वायर आएगा, यानी कि p की पावर 2 आएगी मैक्सिमम। तो नीचे की डिग्री 2 है और ऊपर की डिग्री 1 है,
तो कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। और देखिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, a अपॉन p, भाई p हमारा लीनियर फैक्टर है तो a अपॉन p प्लस b अपॉन p प्लस 1। अब देखिए आगे क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको क्या करना है, इधर के साइड में एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम लेके क्या आएगा, ध्यान देना। जब आप एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट साइड में लिखा है 2p प्लस 1, ऊपर लिखा है अपॉन में p इंटू p प्लस 1, p इंटू p प्लस 1 इज इक्वल टू, जब आप इधर राइट साइड में एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, p इंटू p प्लस 1 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, जब एलसीएम आप इन दोनों का ले लिया तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a p प्लस 1 प्लस b और p। बोलो समझ में आ गया, यही आएगा। और डिनोमिनेटर, देखिए जब भी आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल आउट होगा। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा ही होगा, 100% होगा। हर क्वेश्चन के अंदर ये कैंसिल आउट होगा। तो एक स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखेंगे। कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो हम यहां सीधे लिखेंगे। न्यूमरेटर कितना है, 2p प्लस 1 इज इक्वल टू, ये p प्लस 1 a के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये p b के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो b इंटू p, खत्म हो गया। नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, हम क्यों लिखे उसको, छोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास आ गया। चलिए अब आगे देखिए, ये जो मेरे पास पहली वाली इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो अब ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, आपको ए और बी निकालना है, ए और बी। हालांकि यहाँ ए भी डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बहुत आसान था, लेकिन मैं फिर भी प्रॉपर मेथड से जाऊंगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट में कई बच्चे तो क्या होता है कि डायरेक्ट एकदम पता चल जाता है उनको कि डायरेक्ट क्या आएगी वैल्यू, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एकदम प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूं कि सभी को समझ में आ जाए। जो डायरेक्ट निकाल सकते हैं वो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए क्या करना है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखिए तरीका क्या है, मेथड क्या है। आपको यहां पर क्या करना है, p की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि कोई एक कांस्टेंट 0 हो जाए। देखो अब ध्यान देना, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर पुट, देखिए यहां पर फैक्टर है p प्लस 1। कितना फैक्टर है, p प्लस 1। तो आप एक काम करो, p प्लस 1 0 कब होगा, जब p की जगह -1 रखेंगे। देखो सिंपल सी बात है, p प्लस 1 की वैल्यू 0 कब होगी, जब p की जगह -1 रख देंगे, क्योंकि -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो आपको ऐसा ही काम करना है। आपको यह देखना है कि क्या कोई फैक्टर यहां पर 0 हो रहा है। अगर p की कुछ वैल्यू रखने पे वो फैक्टर 0 हो रहा है तो आपको वहां पर p की वैसी ही वैल्यू रखनी है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, p की जगह -1 रखूंगा, तो देखिए क्या आ जाएगा। तो यहां p की जगह -1 पूरे में रखना है। इधर रखेंगे p की जगह -1 रखेंगे तो -2 प्लस 1 आ जाएगा लेफ्ट साइड में। इधर अगर रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 आ जाएगा और उधर आ जाएगा -b। लेफ्ट में आ गया -1, इधर आ गया -b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 वैल्यू मेरे पास b की आ गई। ठीक, अब आगे, अब क्या करें, एक वैल्यू तो आ गई b की वैल्यू आ गई, अभी a की वैल्यू नहीं आई, कोई बात नहीं। अब देखो आपने क्या किया, अभी आपने p की ऐसी वैल्यू पुट करी जो ये 0 आ गया। अब p की ऐसी वैल्यू पुट करोगे ये 0 आ जाए, तो p की जगह 0 ही पुट कर दो, पुट p इक्वल टू 0। अब जब आप p की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 है ना। अब इधर देखो 2 इंटू 0 0, यानी कि लेफ्ट में बचेगा 1 और राइट में क्या बचेगा। देखो यहां पर आपने p की जगह 0 पुट करा तो यहां पर केवल a बचेगा और ये वाली टर्म भी 0, यानी कि a की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। तो देखो a भी 1 आ रहा है और b भी आपके पास 1 आ रहा है। तो आपके पास आसानी से वैल्यूज आ चुकी हैं a और b की। कोई इसमें बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। जब आप इसको अपने आप करेंगे तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहां पर p की क्या वैल्यू पुट करें कि ये 0 हो जाए, यहां पर p की क्या वैल्यू पुट करें कि ये टर्म 0 हो जाए। और देखिए आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहां पर p की जगह -1 रखा है, लेकिन आप यहां p की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना तब भी आंसर आपका b की वैल्यू 1 ही आएगा और a की वैल्यू भी 1 ही आएगी। लेकिन आपको ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है, इस a और b की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो पुट a एंड b इन इक्वेशन 1। देखो ये जो मेथड है ना, इस मेथड में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ना कुछ आपको इसमें दिमाग में रखना है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे ना तो आपको हर केस में ट्रिक को याद रखना पड़ेगा।
और उससे कोई कैलकुलेशन आसान नहीं होगी, कैलकुलेशन उसमें भी इतनी होगी, बस एक दो जगह लगेगा आपको, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो आपको लगेगा कि कम मेहनत आपने की है, ठीक है, लेकिन वो ये आसान क्वेश्चन है इसलिए आपको ऐसा लगेगा। जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो शॉर्ट ट्रिक ज्यादा टफ हो जाएगी और ये मेथड ज्यादा आसान लगेगा आपको। चलिए ए और बी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। अब जरा ध्यान दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2p+1 अपॉन p इंटू p+1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन p, प्लस बी की वैल्यू भी कितनी है 1, तो 1 अपॉन p+1। अब देखो हमारा काम कितना आसान हो गया। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना होता आपको, तो देखो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर पाते, डायरेक्ट नहीं कर पाते ना, आप इनवर्स ले पाते डायरेक्ट। डिफरेंशिएशन भी अगर आपको करना होता तो कर लेते डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन भी डिफिकल्ट पड़ता, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के बाद डिफरेंशिएशन भी आसान हो जाता है। तो अब मैं यहां पर इसका इनवर्स लूंगा, क्या करूंगा इसका इनवर्स लेंगे दोनों तरफ। तो देखिए इनवर्स लेने के बाद क्या आएगा, नाउ आई एम टेकिंग इनवर्स, तो देखिए इनवर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा 2p+1, दोनों साइड में इनवर्स ले रहा हूं। अगर इंटीग्रेशन करना होता तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते, इज इक्वल टू बिल्कुल मैं उसी तरीके से करा रहा हूं जो तरीका आप पहले यूज कर चुके हैं, आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलिए दोनों तरफ इनवर्स ले रहे हैं, इधर भी इनवर्स ले लेंगे, दोनों का अलग अलग ले लेते हैं। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p+1, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ गया। 1 अपॉन p का इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन p का इनवर्स 1 प्लस, और 1 अपॉन p+1 का इनवर्स, देखिए यहां पर अब 7 बेसिक फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे वो यूज होंगे। पहला फॉर्मूला हमने वहां पर पढ़ा था कि 1 अपॉन p का इनवर्स 1 होता है। उसके बाद ये दूसरा फॉर्मूला था हमारा, वहां पर क्या था कि 1 अपॉन p+1, यानी कि वहां पर p+a था, तो इसका इनवर्स क्या होगा e की पावर में -t, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप देख सकते हैं कितना आसान ये क्वेश्चन हमारे लिए हो गया। तो मतलब अगर आप इसमें देखें तो आपको अगर पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, 7 बेसिक फॉर्मूले आसानी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारा फाइनल आंसर आया, इसके इक्वल में ये आ जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो यहाँ पर सेम पहला ही टाइप है, लेकिन यहाँ पर 3 फैक्टर दे रखे हैं लीनियर। कितने फैक्टर हैं 3 फैक्टर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। देखिए 2p² - 4 अपॉन में 2p² - 4 अपॉन में p+1 p-2 एंड p-3 इज इक्वल टू क्या करेंगे। अब देखो यहां पर 3 लीनियर फैक्टर नीचे, तो 3 कांस्टेंट आएंगे ए बी सी। तो क्या करना है आपको a अपॉन p+1 प्लस b अपॉन p-2 प्लस, अब देखो इसको अगर शॉर्टकट मेथड से करोगे ना तो ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा शॉर्टकट मेथड से, p-3 तो a अपॉन p+1 b अपॉन p-2 और c अपॉन p-3, ये हमारे पास आ गया। क्या करेंगे दोनों साइड एलसीएम लेंगे, है ना। तो देखिए एलसीएम लेके क्या आएगा, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, 2p² - 4 इज इक्वल टू, देखो अब जरा ध्यान देना, जब आप एलसीएम लोगे तो होगा क्या, ये एलसीएम आएगा p+1 p-2 और p-3, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, देखो ए के नीचे p+1 है तो p+1 ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, यानी कि ये आ जाएगा a p-2 p-3 प्लस b के नीचे p-2 है तो b के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये p-2 p+1 और p-3, ध्यान से लिखेंगे गलत ना हो जाए। ए के नीचे ए के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे p-2 p-3, b के साथ p+1 और p-3 मल्टीप्लाई होगा, और c के साथ p-3 नहीं होगा मल्टीप्लाई, ये दोनों होंगे p+1 और p-2। तो मेरे ख्याल से ये सभी को समझ में आ गया होगा, एलसीएम लेने के बाद आता है। एलसीएम मैंने नहीं लिया, वो कैंसिल आउट हो जाता, इसलिए हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं किया। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए आपको क्या करना है, फिर से अगेन आपको p की वैल्यू पुट करनी है ना, ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारे पास फैक्टर 0 बन जाए। अब जरा ध्यान देना, देखो क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर p सबसे पहले क्या क्या आ रहा है, p देखो यहाँ पर 1 आ रहा है,
p+1 है, ये फैक्टर जीरो कर सकते हैं। देखो जीरो करने का तरीका क्या है, जैसे ये p+1 है, p+1 को जीरो के इक्वल पुट करो तो यहां से p की वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी कि आपको यहाँ p की वैल्यू -1 पुट करनी है। p की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू -1। -1 करने से क्या होगा, जरा ध्यान देना, -1 करने से तो -1 को सब जगह पुट कर दो। देखो लेफ्ट में अगर आप -1 पुट करोगे तो -1 की पावर 2 + 1 होगी, यानी कि लेफ्ट में आ जाएगा 2 - 4। जैसे आप p की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 × 1 2 -4 इज इक्वल टू, इधर आ जाओ। देखो p की जगह -1 करना है, ध्यान देना कितना हो जाएगा, यहां पर अगर मैं -1 रखूंगा तो -1 -2 -3 हो जाएगा, -3 यहां पर मैं रखूंगा तो ये -1 -3 -4 हो जाएगा, तो -3 -4, तो -3 × -4 प्लस का 12 आएगा, तो ये 12a बन गया। 12a हमारे पास यहां से आ जाएगा। और देखो अब जब आप यहां पर p की जगह -1 रखेंगे, ये पूरा फैक्टर 0 और ये भी पूरा फैक्टर, ये दोनों 0 हो गए, तो यहाँ p+1 आ रहा है, p+1 कितना होगा 0, p+1 कितना होगा 0, तो ये पूरा 0 और ये भी पूरा 0, मतलब यही आ गया हमारे पास। तो यहां पर कितना आ रहा है, -2 = 12a। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालू तो -1/6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -1/6। आगे चलते हैं, -1/6 के बाद देखो नेक्स्ट अब क्या पुट करें, देखो यहां पर अगर मैं p की जगह 2 पुट कर दूं तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, p - 2। देखो यहां पर एक फैक्टर p - 2 भी है, p - 2 को 0 पुट करो, p की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि अब आपको p की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो पुट p = 2। तो जैसे ही आप p को 2 पुट करेंगे, p को जैसे ही आप 2 पुट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट में देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, तो 8 - 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8 - 4 इज इक्वल टू, अगर आप p की जगह यहां पुट करते हैं ये पूरा फैक्टर 0, ये यानी कि पूरा एक्सप्रेशन 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, यहां से वैल्यू आएगी। देखिए p की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहां पर -1 हो जाएगा, तो यानी कि -3b आएगा, -3b। तो यहां से हमारे पास क्या बचा 4 और यहां पर बचा -3b, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -4/3। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/3। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखिए नेक्स्ट कितनी आएगी, ध्यान देना जरा, नेक्स्ट वैल्यू। अब क्या करें, देखो अब इसमें एक फैक्टर और बच गया हमारे पास p - 3, तो एक काम करो p - 3 को 0 पुट कर दो, p - 3 को 0 पुट करेंगे तो p की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसका मतलब पुट p = 3, तो p को 3 पुट करना है। देखिए आप पुट करने के लिए कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, तब भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, ध्यान रखना। आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे फैक्टर 0 हो जाए। चलिए p की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इधर से क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18, लेफ्ट में 18 - 4 मिला, इज इक्वल टू, राइट में देखो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इधर से वैल्यू मिलेगी। तो जब यहां पर आप p की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4 और ये 3 - 2 1, यानी कि 4c आ जाएगा, 4c। लेफ्ट में कितना बचा 14, 4c, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/4, यानी कि 2 से 7 और 2, यानी कि c की वैल्यू आ गई 7/2। अब आपको सब कुछ मिल चुका, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, आपको उठा के इक्वेशन 1 में रख देना है, आपको उठा करके इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देना और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना है, तो चलिए मैं इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं, देखिए कितना आएगा, ध्यान दें। चलिए मैं यहां पर पुट कर रहा हूं इस जगह पर, देखो तो हमारे पास क्या था 2p² - 4, 2p² - 4 अपॉन में p + 1, p - 2 एंड p - 3। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे ध्यान देना, पार्शियल फ्रैक्शन एक बार हो गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। a की जगह क्या पुट करेंगे, -1/6, तो देखो a की जगह जब आप -1/6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/6, और फैक्टर क्या था p + 1 था इसके साथ में, ये आ जाएगा। b की जगह पुट करना -4/3, तो माइनस साइन आ जाएगा, 4 ऊपर और 3 नीचे, और फैक्टर क्या था p - 2, और उसके बाद c कितना हमारे पास 7/2, तो +7/2, और 2 के साथ में आएगा p - 3, 2 के साथ में क्या आ जाएगा +7/2, और 2 के साथ में आएगा p - 3। तो ये हो गए हमारे पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो इसका अब आपको आंसर लिखना कितना आसान हो जाएगा, नॉट टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो आप दोनों तरफ इनवर्स लेंगे
तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से स्पेस कम ही है, नेक्स्ट स्लाइड पे ही जाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए तो 2p स्क्वायर माइनस 4, 2p स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में p प्लस 1 p माइनस 2 p माइनस 3, p प्लस 1 p माइनस 2 एंड p माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है इक्वल टू में, देखिए माइनस 1 अपॉन, देखिए माइनस 1 अपॉन 6 p प्लस 1, तो माइनस का 1 अपॉन 6 और ब्रैकेट में p प्लस 1 माइनस का 4 अपॉन 3 ब्रैकेट में p प्लस p माइनस 2, माइनस 4 अपॉन 3 p माइनस 2 और 7 अपॉन 2 p माइनस 3 प्लस 7 अपॉन 2 एंड p माइनस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना, नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ले लेंगे। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट में अगर आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई p प्लस 1 p माइनस 2 और p माइनस 3 इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर ध्यान देना तीनों का अलग अलग है, जो कांस्टेंट है वो इनवर्स से बाहर आ जाता है। तो यहां पर माइनस का 1/6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और जब आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन p प्लस 1, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट इनवर्स से बाहर आ जाता है और तीनों का अलग अलग इनवर्स लिखना है। यहां पर देखो माइनस 4/3 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अंदर बचेगा 1 अपॉन p माइनस 2 प्लस 7 अपॉन 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दीजिए, अंदर बचेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p माइनस 3, और बस इसके बाद आंसर लिख देंगे डायरेक्ट। कितना आएगा आंसर, देखो माइनस 1/6 तो बाहर ही था, 1 अपॉन p प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास अगर आप लेंगे तो फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट, है ना। क्या फॉर्मूला बनेगा, e की पावर में माइनस t, इधर देखो माइनस का 4 अपॉन 3 तो बाहर था, 1 अपॉन p माइनस 2 का फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है e की पावर 2t। आगे चलते हैं, 7 अपॉन 2 यहां भी डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है e की पावर में 3t। अब आप खुद ही देख सकते हैं कितने आसान ये क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन एक बार हो गया तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान आपके लिए वो बन जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो आपने देखा कितना आसान है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया अभी तक, दोनों के दोनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर देखने में आपको स्टार्टिंग में क्या लग रहा है कि ये फैक्टर लीनियर नहीं है, तो इनको क्या करें। देखिए लीनियर फैक्टर नहीं है, अगर आप देखें नीचे दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक हैं, तो हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में आए कि अगर दोनों फैक्टर नीचे के क्वाड्रेटिक हैं तो ये वाला केस बनता है, तो हम इस तरह से करेंगे। नहीं, ये वाला केस नहीं बन रहा है। यहां पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो बन रहा है केस, इस केस को हम केस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, देखिए ध्यान रखना, अगर कभी भी आपके पास देखो यहां पर भी p स्क्वायर, यहां भी p स्क्वायर, यहां भी p स्क्वायर, सेम टर्म आ रही है, सेम टर्म अगर आ रही है तो हम इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये तभी हो पाएगा जब सभी जगह पर एक ही जैसी टर्म आपको दिखाई दे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तभी हम यहां पर इसको लीनियर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आप क्लास 12th में भी कर चुके हैं, आपको याद होगा, है ना। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जरा ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं क्या करते हैं, है ना। आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूं। 2p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा है यहां पर p स्क्वायर प्लस 4, p स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए क्या करेंगे यहां पर, जरा ध्यान दीजिए। ऐसे सिचुएशन जब आ जाए, जब सब जगह सेम हो, तो आप इसको आसान बना सकते हैं। देखिए कैसे, आप यहां पर क्या कर देते हैं, पुट p स्क्वायर इक्वल टू m। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको p स्क्वायर की जगह पर m पुट कर देना है। p स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, m। तो अगर आप p स्क्वायर के प्लेस पर m पुट करते हैं तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, मैं इसी के आगे लिख रहा हूं। तो ये बन जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर की जगह m पुट कराया तो ये m प्लस 1 और ये बन गया m प्लस 4। तो आप देख सकते हैं
क्या ये लीनियर फैक्टर है तीनों के तीनों? नीचे दोनों लीनियर है, ऊपर डिग्री भी देखो, डिग्री ऊपर की कम है, नीचे की ज्यादा है। m इंटू एम मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखें, आपने किया क्या, यहां पर p स्क्वायर की जगह क्या पुट करा, m पुट कर दिया। आपको इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, वेयर p स्क्वायर इज इक्वल टू m। हमने क्या कर दिया, p स्क्वायर की जगह m पुट कर दिया। अब आगे देखें, अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसके नहीं करेंगे, इसके करेंगे, ध्यान रखना, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम कर देंगे। तो इसको अब मैं इसको लिख रहा हूं आगे देखो। तो अब हम क्या करेंगे, 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 और m प्लस 4 हम लिखेंगे और इसके करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब जरा ध्यान दें, दो ही लीनियर फैक्टर हैं, तो a अपॉन m प्लस 1 प्लस b अपॉन m प्लस 4 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब देखो इसके बाद क्या करना, सेम चीज रिपीट होगी, 2m माइनस 1, 2m माइनस 1। याद रखिए, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं, है ना। चलिए अब आगे देखिए, देखो तो यहां पर 2m माइनस 1 इक्वल टू में एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो a m प्लस 4 प्लस b m प्लस 1, यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो क्या करना, आप सब्स्टिट्यूशन करना है आपको, कितना आसान है आपके लिए। देखिए ये कब जीरो होगा, जब m की जगह माइनस 4 आएगा। ये कब जीरो होगा, जब m की जगह माइनस 1 आएगा। तो एक बार m की जगह माइनस 1 पुट कर दो, पुट m इक्वल टू माइनस 1। तो देखिए माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, इधर देखो जरा, माइनस 1 इसमें पुट करेंगे, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 लेफ्ट में आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पे ये वाला जीरो और ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 4 3 है, ये 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। अब आगे देखो, अब क्या करें, नाउ पुट m इक्वल टू माइनस 4, m की जगह माइनस 4 पुट कर दो, ये जीरो हो जाएगा। इधर आ जाओ, माइनस 4 अगर आप यहां पर पुट करोगे तो माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 और माइनस 1 माइनस 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर देखो ये तो जीरो हो गया। यहां चलते हैं, m की जगह हमने क्या पुट करा, एक मिनट, हमने पहले माइनस 1 पुट करा था, तो माइनस 1 पुट करने पे ये जीरो हो गया था, ये ठीक है। अब देखो यहां पर m माइनस 4 पुट किया तो ये जीरो और ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3 भी आ जाएगा। तो यहां से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमने यहाँ पर b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और हमने यहाँ पर a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब देखो आगे, नेक्स्ट देखिए अब क्या आएगा, ध्यान दें इसके आगे। तो इसके आगे देखिए अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दें जरा आप लोग, है ना। चलिए तो अब इसके आगे क्या करना है, यहां पर ये दोनों वैल्यू को, a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो पुट a एंड b इन इक्वेशन 2, सॉरी 1 नहीं, 2 में पुट करेंगे। तो 2 में जब आप पुट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 और m प्लस 4 इज इक्वल टू m 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 m प्लस 4 इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 और प्लस b कितना था 3 अपॉन m प्लस 4। बोलो बात समझ में आ गई, 3 अपॉन m प्लस 4। अब यहां पर हमें क्या करना है जरा ध्यान देना। अब क्या करेंगे, हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, p स्क्वायर की जगह m रखा था। अब एक काम करो, वापस m स्क्वायर की m की जगह p स्क्वायर पुट कर देते हैं। क्या करेंगे ना, पुट, हमने क्या करा था, p स्क्वायर की जगह m रखा था, अब हम क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल टू p स्क्वायर, वापस रख देते हैं, वापस हम इसको रख देते हैं। तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान देना, वापस आप रखते हैं इसको तो आपको क्या मिलेगा, 2p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 p स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m की जगह p स्क्वायर रखेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 और 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, यही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ले लेंगे। नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो क्या बनेगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
2p² माइनस 1 डिवाइडेड बाई p² प्लस 1 और p² प्लस 4। और आपको दिखाई दे रहा होगा डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहा है बेटा। यहां पर बहुत आसान है इनवर्स को निकालना। जहां पर पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट में, देखिए यहां पर जो भी आपको काम करना है पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए करना है, और पार्शियल फ्रैक्शन बहुत आसान है, बस आपको कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है, यही आपका यहां पर इंपॉर्टेंट काम है। चलिए अब इनवर्स इधर भी लेंगे। देखो अब मैं यहां पर इनवर्स ले रहा हूं, -1 को मैं बाहर कर देता हूं तो -1 बाहर हो गया। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² प्लस 1, और ये आप जानते हैं। यहां से 3 को बाहर कर देता हूं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखिए यहाँ p² प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा 1/p², और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है। बस अब यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे। देखिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस तो पहले से ही था। देखो यहां पर p² प्लस 1² यानी कि p² प्लस a² बन रहा sin 80 का फॉर्मूला आपको याद है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² प्लस a², ये जो फॉर्मूला होता है ये sin 80 का होता है। ये सब फॉर्मूले मैं आपको लिखवा चुका हूं, 7 बेसिक फॉर्मूले हैं, वही बार बार यूज होने हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा sin 80, a कितना है 1, तो ये बन जाएगा माइनस का sin t प्लस, इधर आ जाओ। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर भी साइन का फॉर्मूला बन रहा है p² प्लस 2², लेकिन यहां पर 2 नहीं है ऊपर। तो आपको मालूम है जब ऊपर 2 नहीं होता, ध्यान देना, अगर हमें इनवर्स लाप्लास लिखना है किसका, 1/p² प्लस a² का, तो क्या होता है इसका होता है 1/a sin 80। ये सब फॉर्मूले में आपको 7 बेसिक फॉर्मूले में हमारा ये भी फॉर्मूला है 1/a sin 80। यहां पर भी वही फॉर्मूला लगा है, वहां पर 1 था तो 1/1 1 होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यानी कि 1/2 यानी कि 3/2 और sin 2t, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को, बहुत आसान है, ये लीजिए, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आ गया सभी को कैसे आंसर आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए यहां 3 क्वेश्चन से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इनवर्स लिखना तो बहुत आसान है, बस हमें जो भी करना है पार्शियल फ्रैक्शन में काम करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है, और पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही आसान तरीका है ये निकालने का। बस आपको क्या करना है, पी की वैल्यू पुट करते जाना है और कुछ आपको नहीं करना है। पी की वैल्यू कैसे पुट करनी है वो आपको यहीं पर हिंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर m की वैल्यू -1 पुट करो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर m की वैल्यू -4 पुट करो ये 0 हो जाएगा। पुट करने के लिए आप यहाँ पर m की वैल्यू कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन को भी तो आसान बनाना है, और आसान तब बनेगी जब कोई फैक्टर 0 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये हमारा सेकंड केस स्टार्ट हो गया, यहाँ पर रिपीटिंग फैक्टर आ गया। अभी तक तीनों क्वेश्चन मैंने आपको टाइप 1 के कराए हैं, टाइप 1 के कराए हैं, जब डिनोमिनेटर में सारे फैक्टर लीनियर हो। अब डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर तो है लेकिन रिपीटिंग है, क्या है, रिपीटिंग है। तो चलिए इसको भी करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4p प्लस 5 डिवाइडेड बाई p-1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई में है, p प्लस 2। तो क्या करेंगे इसमें, सीधी सी बात है, a अपॉन देखिए p प्लस 2 को मैं पहले लिख लेता हूं, हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को पहले भी लिख बाद में भी लिख सकते हैं, p प्लस 2 और p-1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या आ जाएगा, a के अपॉन में आएगा p प्लस 2 प्लस b के अपॉन में आएगा p-1, और क्योंकि p-1 रिपीटिंग है तो एक बार और आएगा c अपॉन p-1 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4p प्लस 5 इज इक्वल टू, देखो a के नीचे p प्लस 2 है तो a क्या होगा, a के नीचे अगर p प्लस 2 है, a के नीचे p प्लस 2 है तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा p-1 के होल स्क्वायर से, p-1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो b के नीचे p-1 है, p-1 का होल स्क्वायर नहीं है, b के नीचे क्या p-1, तो b एक तो मल्टीप्लाई होगा p प्लस 2 से, और दूसरा एक बार मल्टीप्लाई होगा p-1 से। क्यों, क्योंकि यहां p-1 का होल स्क्वायर भी है, इसके नीचे केवल p-1 था, प्लस c किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो c के नीचे p-1 का होल स्क्वायर तो है, ये तो पूरा है, p प्लस 2 से होगा, ये p प्लस 2 से, ये आ गया। अब हमें यहां पर क्या करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी, एबीसी की वैल्यू निकालनी। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुट, देखो फैक्टर को 0 बनाना है, ये कब 0 बनेगा, ये कब 0 बनेगा, जब p की वैल्यू 1 होगी।
है ना, p की वैल्यू क्या होगी 1। तो सबसे पहले मैं पुट कर देता हूं, पुट p इक्वल टू 1, पुट p इक्वल टू 1। 1 पुट करने पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल वहां से वैल्यू आएगी। लेफ्ट में पुट करो, p की वैल्यू 1 पुट करोगे, 4 + 5 9 हो जाएगा। राइट साइड में ये 0, ये 0, यहां से मिलेगा 3, 1 + 2 3, 3c, कितना मिलेगा 3c, और c की वैल्यू आ जाएगी 3। तो कितना आसान है, c हमारे पास बहुत आसानी के साथ 3 आ गया। आगे चलते हैं, अब क्या पुट करें, देखो अगर मैं यहां पर p की जगह -2 पुट कर दूं तो ये फैक्टर भी 0 और ये भी 0। तो चलिए पुट कर देते हैं, पुट p इक्वल टू -2, p इक्वल टू -2। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो टाइप 1 और टाइप 2 के ज्यादा आते हैं। जैसे ये वाला टाइप, अभी तीनों क्वेश्चन टाइप 1 के कराए, ये दूसरा टाइप हमारा चल रहा है। टोटल टाइप हमारे 5 होते हैं, ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं। ये हमारे टोटल टाइप 5। देखिए ये टाइप 1 है जिसमें सारे फैक्टर लीनियर है, मैं इसके 3 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। ये टाइप 2 है जिसका क्वेश्चन अभी करा रहा हूं। ये टाइप 3 है जिसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है। ये टाइप 4 है, इसमें लीनियर वाला रिपीटेड है और एक क्वाड्रेटिक है, और इसमें दोनों क्वाड्रेटिक है। तो 5 टाइप है हमारे पास टोटल। पांचों टाइप इसी लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, है ना, पांचों टाइप इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से बस समझते चले, बहुत आसान आपको लगेगा। चलिए p की जगह -2 पुट करने पे ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, मतलब केवल ये बचेगा। तो p की जगह 2 पुट कर देते हैं। लेफ्ट में ये 8 + 5 इज इक्वल टू ये 0 और ये 0। यहां पर अगर p की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 -1 -3, -3 का स्क्वायर + 9, तो ये 9 नहीं हो जाएगा। और लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में 13 है, 8 5 13 और 9 है। तो यहां पर a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 13/9। किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है, एक मिनट, a की वैल्यू 13/9। चेक करते हैं हमने कुछ गलत तो नहीं किया। p -2, ये 0, ये 0, यहां पर 9। अच्छा p को -2 पुट करा तो ये -8 होना चाहिए था, यहां थोड़ा गलत कर दिया। हाँ चलिए, ये -3 आएगा और इज इक्वल टू 9 है। तो यहां से a की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो -1/3 आएगा। समझ में आ गया। p की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/3। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या करें, अब तो कोई, देखिए हमने दो ही, यहां पर एक्चुअल में देखा जाए तो दो ही फैक्टर है, p -1 और p + 2। अब तो हम p की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते जो फैक्टर 0 हो जाए। तो अब क्या करें, देखिए जब आपके पास ऑप्शन ना बचे 0 बनाने का, तो अब आप क्या करें, अब आप सबसे पहले p = 0 पुट करें, p = 0। तो मैं यहां पर पुट करूंगा, पुट p = 0। सबसे आसान यही है। फैक्टर 0 नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, तो अब p को 0 पुट कर लेते हैं। देखो p को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट में तो 5 बचेगा। राइट साइड में चलते हैं, यहां अगर मैं p 0 पुट करता हूं तो -1 का स्क्वायर मतलब 1 बचेगा, यानी कि ये बचेगा a। इधर आ जाओ, p को 0 पुट करेंगे तो ये प्लस का 2 बचेगा, ये माइनस का 1, तो माइनस का 2 भी बचेगा, माइनस का 2। p को यहां 0 पुट करेंगे तो ये 2c आ जाएगा। और आप जरा ध्यान दें, इसमें से आपके पास a और c की वैल्यू तो पहले से ही है, पुट कर दें वहां पर। तो यहां पर 5 इज इक्वल टू a कितना है, -1/3, तो यहां -1/3 रखें। b आपको निकालना है, c कितना था, 3 था। तो एक काम करें, b निकालना है तो मैं 2b को लेफ्ट में ले आता हूं और 5 को राइट में ले जाता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, -1/3 + 3 एंड -5। इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, -1/3 और -2। एलसीएम अगर आप यहां पर लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद देखिए कितना बचेगा, ये -6 यानी कि -7/3, -7/3 आ जाएगा। यहां से एलसीएम लेंगे तो देखो 3 2 -6 -7, तो -7/3 2b की वैल्यू है। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू -7 और 2 नीचे जाएगा तो -7/6 बचेगी वैल्यू, -7/6। तो थोड़ा सा ध्यान दें, ये वैल्यू -7/6 आ रही है, यहां से वैल्यू -1/3 आ रही है और यहां से वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है ना, यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, a b c की तीनों वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है ना, -1/3 a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1/3। यहां पर एक बार दोबारा चेक करते हैं, b की वैल्यू 1/3 है। p = 0, देखिए p = 0, इधर 5, यहां पर p को 0 पुट करेंगे तो ये a बचेगा, यहां पर p को 0 पुट करेंगे तो ये -2b आ जाएगा और यहां पर 2c आ जाएगा। चलिए ये 5 -1/3
-2b, -2b। चलिए, और c की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। हाँ, यहां गलत कर दिया हमने, c की वैल्यू 3 थी, ये 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। चलिए, 5 उधर जाएगा। अब जरा यहां पर ध्यान दें, 6 है ना, तो -2b को तो हम इधर ले आए, -1/3 और उधर जाएगा तो ये प्लस का 6। एक मिनट देखें, माइनस का 1/3 प्लस का 6 माइनस का 5, तो हमारे पास यहां पर कितना बच गया? जरा ध्यान से देखें, ये हमारे पास बच गया, देखो यहां से 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1, यानी कि माइनस का 1/3 प्लस 1। अगर आप यहां पर एलसीएम लेते हैं तो ये 2/3 बचेगा। 2/3 मतलब b की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो b इज इक्वल टू 1/3, a इज इक्वल टू -1/3, c इक्वल टू 3। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहां के बाद अब हमारे पास आ जाएगा, चलिए इसके बाद क्या करना, एबीसी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देना। तो हमारे पास आएगा 4p + 5 अपॉन में p + 2 और p - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना आएगा? इक्वल टू में जरा ध्यान से देखें, a की वैल्यू कितनी है? -1/3, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 1/3, यानी कि 3p + 2। p + 2 है बिल्कुल ना। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 1/3, तो यहां पर 1/3 आएगा, प्लस में 1/3 और साथ में है p - 1। उसके बाद c की वैल्यू 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा, तो प्लस में 3 अपॉन में p - 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां पर। देखो आप, a हमारे पास माइनस का 1/3 अपॉन 3 प्लस 1/3 और p + 2। b की वैल्यू 1/3, अच्छा b की वैल्यू हमारे पास 1/3, ठीक है। ये सारी वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास बोथ साइड। तो यहां पर जब हम इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे तो 4p + 5 अपॉन p + 2 और p - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अब कितना आएगा, जरा ध्यान देना। -1/3 कांस्टेंट है, इसको तो मैं बाहर लिख देता हूं। तो इनवर्स लाप्लास हमें किसका लेना है? 1/p + 2 का, प्लस 1/3 कांस्टेंट है, इनवर्स किसका लेना है? 1/p - 1 का, और एक टर्म और बच गई हमारे पास, प्लस 3 तो कांस्टेंट है, इनवर्स किसका लेंगे? इनवर्स हम लेंगे 1/p - 1 का होल स्क्वायर। अब इसका आंसर बस हमें लिखना है, देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना जरा। -1/3 -1/3 यहां से आया, 1/p + 2 का इनवर्स अगर आप लेते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है e की पावर में -2t आ जाएगा। e की पावर में -2t फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, प्लस 1/3 यहां पर e की पावर t का फॉर्मूला बन गया, क्योंकि p - 1 लिखा 1/, में हाँ यहां पर लगानी पड़ेगी प्रॉपर्टी। देखिए क्या है, 3, यहां पर p - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, 1/p - 1 का होल स्क्वायर यहां पर हमारे पास बन गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर, अब हमें यहां पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहां पर लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा, e की पावर t आ जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p², ये बचेगा। देखिए p - 1 का क्या बन गया? p बन गया, क्यों? क्योंकि हमने यहां पर e की पावर t बाहर लगा दिया बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो यहां पर मैंने यूज किया है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, लास्ट लेक्चर में हमने इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं, माइनस का 1/3 e की पावर में -2t प्लस 1/3 e की पावर में t प्लस 3e की पावर में t, और 1/p² का जो आपका इनवर्स लेंगे आप तो t आ जाएगा, तो यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं 3t e की पावर में t, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। तो यहां पर देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी का भी यूज हो गया, तो प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम प्रॉपर्टी यूज करने में हमें नहीं है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, टाइप 2 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। टाइप 2 का एक क्वेश्चन और है यहां पर लिखा, मैं इसको आपको स्टार्टिंग बता देता हूं, एंड में आप अपने आप कर लेंगे। ये भी टाइप 2 का है, ठीक है ना। क्यों है टाइप 2 का? क्योंकि यहां पर देखो जो p है, p रिपीट हो रहा है, और p कैसा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है।
तो यहाँ p 2 बार आ रहा है, p इंटू पी, और p होगा लीनियर फैक्टर। तो इसका मतलब ये भी हमारा टाइप 2 का ही क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए जरा, p माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर और p माइनस 7, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो जरा, a अपॉन p प्लस b अपॉन पी स्क्वायर प्लस c अपॉन p माइनस 7। देखो p रिपीटिंग है तो p के लिए दो कांस्टेंट आ गए, पहले a अपॉन p फिर b अपॉन पी स्क्वायर। अगर ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर होता तब भी तो हम यही करते, a अपॉन p माइनस 1 और b अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो एलसीएम लेने पे क्या बनेगा आपके पास, p माइनस 1 लेफ्ट में बनेगा, a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, देखो जरा ध्यान से, a के नीचे p है तो a के नीचे p है, यानी कि p स्क्वायर नहीं है तो एक बार तो p मल्टीप्लाई होगा और p माइनस 7 मल्टीप्लाई होगा, प्लस b के साथ क्या होगा, b के अपॉन में p स्क्वायर तो है, यानी कि इसके साथ होगा p माइनस 7 और प्लस c के अपॉन में p माइनस 7 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा p स्क्वायर। अब हमें यहां देखना पड़ेगा किसको क्या पुट करें। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी। यहां पर जरा ध्यान दें, यहां पर 0 बनाना, सबसे पहले तो p को 7 पुट कर दो, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो पुट p इक्वल टू 7, तो 7 जैसे आप पुट करेंगे तो 7 माइनस 1 लेफ्ट में बचेगा 6, 7 पुट करने पे ये भी 0 और ये भी 0, इधर बचेगा 49, p का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, सॉरी हाँ p 7 का स्क्वायर 49, तो 49c, तो यहां से c की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 49। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि c की वैल्यू c अपॉन 49 क्यों आई है। अब आगे चलते हैं, अब तो कोई फैक्टर नहीं, तो 0 हो जाए। यहां पर फिर से प्रॉब्लम हो गई भाई, 3 कांस्टेंट निकालने हैं और फैक्टर कोई 0 बन नहीं रहा है एक के बाद, तो क्या करें, कोई बात नहीं है, पहले 0 पुट कर देते हैं। तो पुट p इक्वल टू 0। अब देखिए 0 पुट करने पे क्या बन जाएगा, ध्यान दे, लेफ्ट में क्या बचेगा -1, राइट साइड में चलते हैं, p को 0 पुट करते हैं तो ये पूरा फैक्टर 0, क्योंकि p 0, जैसे यहाँ 0 रखोगे पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, माइनस का 7b, माइनस का 7b, तो यहां से b की वैल्यू आ गई 1/7। तो हमारे पास b तो बहुत आसानी से आ गया, 1/7 हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा b इक्वल टू 1/7 कैसे आया। अब क्या करें, अब तो 0 का ऑप्शन भी खत्म हो गया, 7 हम पहले पुट कर चुके हैं, अब क्या करना है, देखो अब कोई फैक्टर 0 नहीं बन रहा है, p 0 भी हम पुट कर चुके हैं, अब क्या करें, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब क्या करना है। देखिए ऐसे केस में आप क्या करेंगे, p की छोटी से छोटी वैल्यू पुट करेंगे जो पहले नहीं पुट हुई है, जो पहले पुट नहीं हुई है। तो देखो यहां पर 1 पुट नहीं हुआ ना, -1 पुट हुआ, तो आपको क्या करना है, 1 पुट करना है। अगर 1 पहले यूज हो चुका है तो -1 पुट करना है, अगर -1 भी पहले यूज हो चुका है तो फिर आप -2 और +2 पे जाएंगे। लेकिन छोटे से छोटा नंबर रखेंगे, बड़ा नंबर रखा तो कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाएगी, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर कुछ भी रखो सेम ही आएगा। तो अब मैं यहां पर पुट करने जा रहा हूं, पुट p इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, 1 अभी तक नहीं हुआ। चलिए लेफ्ट में अगर p की जगह 1 रखूंगा तो लेफ्ट साइड 1 - 1 0 बन जाएगी, राइट में आ जाते हैं। यहां पर अगर मैं 1 पुट करता हूं तो देखो ये तो 1 हो जाएगा, 1 - 7 - 6, यानी कि माइनस का 6a आ जाएगा, माइनस का 6a। इधर अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये माइनस का 6b बनेगा, माइनस का 6b, और यहां पर अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये प्लस का c बनेगा। इसमें से कुछ वैल्यू तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमारे पास c आ गया, a निकालना है, तो a को तो मैं लेफ्ट में ले आता हूं पहले, 6a इज इक्वल टू, ये दोनों बचे -6, b कितना है, b हम पहले निकाल चुके हैं 6/49, c कितना है, c भी हमारे पास है प्लस c 6/49, ये हमारे पास है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, एक मिनट, हमने हाँ 6a को मैं इधर ले आया, -6, b कितना था, b हमारे पास 1/7 था, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, देखिए अब देखिए यहां पर 6a को मैं इधर ले आया, -6 इंटू b कितना था 1/7, और c कितना है +6/49। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 49, एलसीएम 49, 7 7 यानी कि यह माइनस का 42 और प्लस का 6, माइनस का, एक मिनट, एलसीएम आया 49, 7 6 42 एंड प्लस 6, तो यहां पर हमारे पास 6a इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस का 36 अपॉन में 49,
और यहाँ 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो माइनस का 6/49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 6/49। तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, जरा ध्यान से देखें, ये लीजिए। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई माइनस का 6/49। ये तीनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी हैं, है ना। ए मेरे पास आ गया, ठीक। उसके बाद बी हम निकाल चुके थे पहले ही, सी हम निकाल चुके थे पहले ही, तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब आपको करना क्या है इसके आगे, अब आप अपने आप कर लेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं। आपको क्या करना है, एबीसी को उठा के इक्वेशन 1 में रख देना, और उसके बाद उठा के रखने के बाद दोनों तरफ लाप्लास ले लेंगे, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, तो बहुत आसान है, आंसर आप इसका निकाल लें, अपने आप कैलकुलेट आप इसके आंसर को कर सकते हैं। चलिए, इसका जो आंसर है वो मैं इसके सॉल्यूशन में जो नोट्स होंगे उसमें लिख दूंगा, इसका आंसर कितना है, तो आप सॉल्यूशन अपने आप निकाल लें। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। नाउ फाइंड, अब देखो यहां पर एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब टाइप 3 शुरू हो गया, दो टाइप कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, टाइप 1 और टाइप 2, नाउ टाइप 3। अगर आपके पास एक फैक्टर लीनियर हो और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक हो, तब आप क्या करेंगे? ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन बन गया। ध्यान दीजिए, देखिए सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन पे ही ध्यान देना है। यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन के आगे वाला जो पार्ट है वो बहुत आसान है, इनवर्स आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए क्या है। यहां पर मेरे पास सबसे पहले लिखा है 5p+3 अपॉन p-1 और p² + 2p+5, ये मेरे पास आ गया इज इक्वल टू। अब देखो लीनियर फैक्टर है, पहले तो p-1, तो लीनियर के लिए क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया p-1। अब दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, bp+c अपॉन में p² + 2p+5। अब इसके आगे क्या करना है जरा ध्यान देना, फिर से वही करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, लेफ्ट साइड में 5p+3 इज इक्वल टू राइट साइड, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, a p² + 2p+5 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा bp। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, आपको ये भी देखना है कि यहां पर इसके फैक्टर ना हो जाए। कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी लिखी रहती है जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर ऐसी इक्वेशन लिखी हो जिसके फैक्टर होने के बाद p-1 p-2 बन गया, तो फिर वो टाइप 1 का क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखें टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं बनेगा, या तो टाइप 1 का बनेगा या टाइप 2 का बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इस केस का क्वेश्चन तभी बनेगा टाइप 3 का अगर इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। इसके फैक्टर नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर फैक्टर हो रहे हैं तो ये टाइप 1 या टाइप 2 बन जाएगा। चलिए ये इधर आ गया, ये इधर चला जाएगा, bp+c और p-1। अब देखो यहां पर जरा, यहां पर अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती चली जाएंगी, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर अब फैक्टर्स जीरो नहीं होंगे ज्यादा। देखो यहां पर सिर्फ एक बार जीरो होगा। अब अगर मैं यहां पर क्या पुट करूं, देखो ये p-1 है, ये जीरो हो सकता है p = 1 पुट करने पे, तो पुट p = 1। जब आप p की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अब जरा ध्यान देना, लेफ्ट में क्या बनेगा, 5+3 बन जाएगा 8। राइट साइड में चलते हैं, अगर आप यहां पर p को 1 पुट कर रहे हैं तो ये 1 ये 2, तो 1 + 2 3 और +5 8, यानी कि ये बनेगा 8a। ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो 8 = 8a, यानी कि a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो ये तो बड़ी आसानी से, एक वैल्यू तो बहुत ही आसानी से आपके पास आ गई। अब आगे देखें, नाउ सेकंड वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू पर फोकस करते हैं, सेकंड वैल्यू क्या आएगी जरा देखें। अब क्या करूं, फैक्टर तो जीरो नहीं होने वाला कोई, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, सबसे पहले p को 0 पुट कर दो। अभी एक जीरो वाला ऑप्शन तो है ही हमारे पास, तो पुट p = 0। 0 पुट करने पे क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में तो 3 बचेगा, राइट साइड में आ जाओ, ये भी 0 ये भी 0, 5a बचेगा। इधर देखो ये b के साथ p है, ये 0 बन जाएगा, यहाँ c बचेगा और यहाँ -1, तो यानी कि -c। और a की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 1, तो यहाँ पर 1 रख दो, तो ये बचेगा 3 = 5 -c। c को लेफ्ट में ले आओ, 3 को राइट में ले जाओ, तो 5 - 3, यानी कि c की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, तो c मेरे पास 2 आ रहा है। c कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो a आ गया आसानी के साथ, c आ गया आसानी के साथ। अब हमें निकालना b, तो चलिए b के लिए क्या करें। अब b के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब छोटे से छोटा नंबर रखेंगे। 1 हम पहले यूज कर चुके, 1 को नहीं रख सकते, तो एक काम करो -1 को रख दीजिए, तो पुट p = -1। छोटे से छोटा नंबर इसलिए रख रहे हैं कैलकुलेशन आसान होगी।
चलिए p को -1 रखेंगे, लेफ्ट में क्या बचेगा -5 + 3 यानी कि -2 इज इक्वल टू, यहां पर -1 रखो, देखो ये -1 रखेंगे -2 बनेगा, ये प्लस बनेगा, तो 1 + 5 6 और 6 - 2 4 यानी कि ये बचेगा 4a। बोलो बात समझ में आए? देखिए -1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा, तो 1 + 5 6 6 - 2 4 4a बचेगा। इधर आ जाओ, यहां पर अगर आप p की जगह यहां रखते हैं पहले, तो ये -b + c बचेगा, प्लस में -b + c, जब आप यहां पर -1 रखेंगे और यहां रखेंगे तो -1 -1 -2 बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -2 इज इक्वल टू a कितना है, a 1 है, तो 4a × 1 ये 4 बचेगा। इधर देखो ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2 × -b प्लस का 2b बन जाएगा, और -2 + c माइनस का 2c बन जाएगा, और c हमारे पास 2 है, तो -2 + 4 + 2b और -2c, तो ये 4 बन जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो यहां पर 2b = -2 बचा, तो b की वैल्यू आ गई -1, तो यहां पर हमारे पास b आ चुका है -1, यानी कि हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर चुके हैं, a b c की तीनों वैल्यूज हमारी कैलकुलेट हो गई। अब आगे क्या करना है, आगे तो बहुत ही आसान है, अब आगे आप यहां पर a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए इसको आगे मैं करा देता हूं आपको, देखिए जरा, 5p स्पेस तो कम है, 5p + 3 अपॉन में p - 1, नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं, नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं, जाना पड़ेगा। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए जरा, हाँ, तो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं 5p + 3 अपॉन 5p + 3 अपॉन p - 1 और p² + 2p + 5 p² + 2p + 5 इज इक्वल टू, तो ये 5p + 3 अपॉन p - 1 p² + 2p + 5 इक्वल टू, अब देखो इक्वल टू में a 1 है तो 1 अपॉन p - 1, 1 अपॉन p - 1, ठीक है। दूसरा फैक्टर, अब यहां पर देखो b कितना है -1, तो यानी कि b - 1 है, तो ये माइनस का p और c है 2, यानी कि माइनस का p + 2 बचेगा, प्लस -p + 2 अपॉन p² + 2p + 2p + 5। अब देखो इसके आगे कैसे करना, हालांकि बहुत आसान है, कल मैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। देखो जरा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले हमें, देखिए कैसे। ये 1 अपॉन p - 1 आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको अलग अलग कर दीजिए, इनको क्या करिए, अलग अलग आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पर ये -p अपॉन p² + 2p + 5 बनेगा, एंड प्लस 2 अपॉन, मैं -p और 2 को अलग अलग कर रहा हूं, यहां पर 2 अपॉन p² + 2p + 5 बनेगा। बोलो समझ में आ गया सभी को? इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना, इसको भी और इसको भी। अब आगे देखिए, अब देखिए क्या करना है, अब इसको हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं एक बार, 1 अपॉन p - 1 माइनस p अपॉन, अभी नीचे देखे जरा ये क्या बन रहा है, देखो ये होल स्क्वायर बन रहा है जैसे हम कल बना रहे थे, है ना, तो यहां पर p + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, p + 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, p² + 2p + 1, और यहां पर बचेगा 4 प्लस 2 अपॉन, अब यहां पर देखें आप 2 अपॉन p, ये भी बन जाएगा आपका p + 1 का होल स्क्वायर, p + 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस p + 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4, ये आपके पास बचेगा, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, दोनों साइड में आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, है ना, इनवर्स लाप्लास। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हमारे पास आएगी, देखिए क्या आएगी, ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम ये आएगी कि यहां पर केवल p है, यहां पर क्या है, केवल p है, और जबकि नीचे p + 1 है, तो जब तक ऊपर p + 1 नहीं बनेगा तब तक ये नीचे से हमारे पास जो है इसका इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हालांकि कल मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, है ना। तो देखो आपको क्या करना होगा, इसमें ऊपर एक तरीका तो ये +1 और -1 कर दीजिए और फिर उसको सेपरेट कर दीजिए, +1 और -1 करने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। या एक तरीका ये है कि आप यहीं पर देखो, यहीं पर देखो जरा एक बार ध्यान देना,
आप यहां पर भी ऐसा कर सकते थे, ये प्लस, देखिए यहां पर मैं माइनस लिख देता हूं, तो माइनस लिखने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, p माइनस 2, साइन चेंज हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5, इस तरह से। अब देखो इससे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, माइनस रखा है यहां पर, ये p माइनस 1 है, देखो नीचे ऊपर तो है p माइनस 2, अब जरा नीचे ध्यान देना, इसको मैं बना सकता हूं p प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बचेगा कितना, देखो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, यानी कि बचेगा यहां पर 4। बोलो बात समझ में आ रही है, इतना हमारे पास आ गया। अब देखो क्या करना, मुझे ऊपर भी p प्लस 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन p माइनस 1 माइनस, इसमें 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो p प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 2 बचेगा ऊपर, और नीचे बन जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन p माइनस 1 माइनस, अब देखो ध्यान देना, ये तो बन जाएगा p प्लस 1 और यहां बन जाएगा माइनस 3 अपॉन में p प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 स्क्वायर। जैसे मैं पहले चल रहा था वैसे भी चल सकते थे आप, ऐसे भी चल सकते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान देना, अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं, इन दोनों टर्म्स को क्या कर देते हैं, अलग अलग हम यहां पर कर देते हैं, तो हमारे पास यहां से अलग अलग करने पर दोनों, हाँ, तो इसके आगे अब इसको इनवर्स लाप्लास इसका ले लेते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान देना क्या करेंगे, देखिए इसके बाद देखो यहां पर पहले इसको अलग अलग करेंगे भी, लेकिन उससे पहले आप क्या करें, यहां पर देखो, यहां पर फॉर्मूला बन गया इनवर्स वाला, तो पहले यहां पर इनवर्स ले लेते हैं। तो नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो मैं यहां पर दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ले रहा हूं, जरा ध्यान देना, 5p प्लस 3 लेफ्ट साइड में लिखा है, डिवाइडेड बाई p माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5, ये हमारे पास लिखा इज इक्वल टू, देखो एक्चुअल में हो क्या रहा, इसी के प्लेस पर हम ये लिख दे रहे हैं, हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया अभी तक, तो इसके प्लेस पर हम इसको लिखेंगे और इसका लाप्लास लेंगे, मतलब हम इसका लाप्लास लें या इसका ले, तो इसका लाप्लास जब हमने लिया और इसका भी लिया, तो इसका जो लाप्लास होगा वो इसके लाप्लास के बराबर ही होगा। तो हम यहां पर एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, आप देखो 1 अपॉन p माइनस 1, अब यहां पर इनवर्स का पहले फॉर्मूला लगा दें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p माइनस 1 का अलग ले लेते हैं, और जो सेकंड वाला पार्ट है माइनस में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p प्लस 3 माइनस 3 अपॉन में p प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी यहां पर p माइनस p प्लस 3 नहीं है, p प्लस 1 है, चलिए तो यहां पर क्या है, p प्लस 1 माइनस 3, p प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब यहां पर हम अपना बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला, यहां प्रॉपर्टी लगेगी अगेन बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जैसे ही आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे p प्लस 1 का p बन जाएगा, p प्लस 1 का क्या बनेगा p, तो यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे, तो देखिए पहले वाले का आंसर तो आ जाएगा e की पावर t, यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई पहले पार्ट में, ये तो बेसिक फॉर्मूला e की पावर t का 1 अपॉन p माइनस 1, नाउ माइनस यहां पर पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये बनेगा e की पावर में माइनस t, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखो p प्लस 1 का p बन जाएगा, तो ऊपर बचेगा p माइनस 3 और नीचे बचेगा p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग कर देते हैं इन दोनों को अलग अलग करेंगे, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, e की पावर में t माइनस e की पावर में t, ब्रैकेट लगाएंगे और यहां दोनों को अलग अलग करके इनका इनवर्स ले लेंगे, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले अलग अलग कर देते हैं, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलिए अब इसका मैं इनवर्स ले रहा हूं, देखो कितना आएगा, e की पावर में t माइनस e की पावर में माइनस t, देखिए इसका लाप्लास क्या होगा, p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये तो कॉस का फॉर्मूला बन गया, कॉस 2t, कितना बनेगा, इसका बन जाएगा cos 2t, और यहां पर देखो यहां पर क्या होगा, माइनस 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 2 साइन 2t का फॉर्मूला। बोलो समझ में आ गया, देखो एक्चुअल में यहां क्यों बना, मैं 3 को इनवर्स से बाहर कर दूंगा, तो 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो साइन 2t का फॉर्मूला बनेगा, और ऊपर क्योंकि 2 नहीं लिखा है तो 1 अपॉन 2 भी आएगा,
तो 1/2 sin 2t और 3 पहले से ही था, 3 पहले से ही था। तो हमारे पास ये जो आंसर हमारा आया, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा क्वेश्चन आसान है, बस आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपको सिर्फ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टार्टिंग के जो 7 बेसिक फॉर्मूले थे, या तो वो अप्लाई करने हैं, और उनके साथ साथ जो 3 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, उनमें से भी पहली 2 प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा यूज होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहां पर आपने देखा 2 क्वेश्चन में अब तक मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज कर चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इनवर्स लाप्लास। यहां पर एक फैक्टर तो क्वाड्रेटिक है। देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब ये नहीं कि उसमें 3 ही टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म का फैक्टर भी क्वाड्रेटिक हो सकता है। जैसे यहां पर p² + 4 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और इसके फैक्टर नहीं हो सकते, और है ना, और ये रिपीटिंग है। तो अगर रिपीटिंग भी आ गया और क्वाड्रेटिक भी आ गया, तो वैसे ये कोई नया टाइप नहीं है। रिपीटिंग के लिए 2 कांस्टेंट आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक के लिए भी 2 आ जाएंगे, टोटल कांस्टेंट यहां पर 4 आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या है, 1/1 के अपॉन में हमारे पास है p+1 का होल स्क्वायर, और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है p² + 4। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, पहले रिपीटिंग है तो रिपीटिंग के लिए 2 कांस्टेंट आएंगे, a/p+1 प्लस b/p+1 का होल स्क्वायर, प्लस क्वाड्रेटिक के लिए 2 कांस्टेंट आएंगे, cp + d अपॉन में p² + 4, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं आगे। देखिए तो वही फिर से एलसीएम लेंगे, है ना। तो लेफ्ट साइड में तो केवल 1 है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि न्यूमरेटर में या तो p का कोई फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। और आप ध्यान दें, अब तक मैं 6 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, ये 7th क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा अभी तक नहीं आई है, आती तो हम डिवाइड करते। चलिए अब इन सब का मैं एलसीएम लूंगा, तो देखो a के नीचे p+1 है, तो a के नीचे p+1 है, तो और यहां पर p+1 का होल स्क्वायर, यानी कि p+1 यहां 2 बार है, तो एक बार तो a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा p+1 एलसीएम लेने के बाद, प्लस b, अच्छा p+1, और अभी p² + 4 भी तो मल्टीप्लाई होगा, p² + 4। तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, p+1 और p² + 4। ना b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, p+1 का होल स्क्वायर यहां पर है, तो p² + 4 मल्टीप्लाई होगा, प्लस c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, p² + 4, तो यहां है p+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, p+1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहां पर वैल्यूज पुट करते जाना है। देखें जरा ध्यान से ना, पुट क्या पुट करें, क्या कोई फैक्टर 0 बन रहा है। देखो p+1 आ रहा है, p+1 p की जगह -1 रख दो, 0 बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर पुट करेंगे p = -1, p = -1। तो -1 पुट करने पे क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखें। तो पुट p = -1, देखो लेफ्ट साइड में तो 1 ही है, इधर देखो ये 0 बन जाएगा p = -1 रखने पे, और ये भी 0 बन जाएगा, केवल ये बचेगा -1 का स्क्वायर, 1 + 4 5, यानी कि 5b। तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1/5। पहली वैल्यू मेरे पास आ चुकी 1/5, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ना अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे और आगे देखते हैं क्या कुछ और 0 बन रहा है। अब देखो आप p की वैल्यू कुछ भी रखो, 0 नहीं बनने वाला कुछ भी। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप कुछ भी 0 रखने की कोशिश करेंगे प्लस हो जाएगा, +4 में ऐड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि अब कोई फैक्टर 0 नहीं बन रहा है p की वैल्यू को 0 रखने के बाद। तो अब क्या करें, सबसे पहले हम करते हैं 0 को पुट p = 0। थोड़ा सा यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा सा, है ना। तो ध्यान से देखें, एक बार समझ में आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। p की वैल्यू 0 पुट करिए, क्या आएगा, देखो लेफ्ट में तो 1 ही रहेगा, इधर देखो p को 0 पुट करेंगे तो ये 1 बचेगा, ये 4 बचेगा, 4a आ जाएगा, प्लस यहां पर 0 पुट करेंगे 4b आ जाएगा, p 0 जाएगा 4b, और यहां पर 0 पुट करेंगे तो यहां c आ जाएगा। यानी कि केवल एक इक्वेशन बन गई, कुछ मिला नहीं हमें यहां से, कुछ भी हमें यहां से मिला नहीं, सिर्फ इक्वेशन बनी है। कोई बात नहीं, अब मैं एक काम करता हूं, एक और वैल्यू पुट करते हैं। देखो हमने p को -1 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, p को मैं 1 पुट कर देता हूं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस हमें छोटी से छोटी वैल्यू रखनी है। तो p को जब आप 1 पुट करने जाएंगे तो लेफ्ट में तो आपको 1 ही मिलेगा, इधर देखो p को 1 रखेंगे तो 2 बन जाएगा,
और ये 5 बन जाएगा। 1 + 1 2, 1 + 4 5, 5 2 जा 10, 10 ए आ जाएगा। और आगे चलते हैं, यहां पर 1 पुट करेंगे 5b बन जाएगा, 5b। यहां पुट करेंगे 1 को तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4c बनेगा। चलिए 4c बन गया। तो ये मेरी इक्वेशन 1 थी, मैंने इक्वेशन नंबर तो डाला ही नहीं है ना। तो ऊपर वाली इक्वेशन 1 तो हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2। काम करता हूं मैं, यहां पर इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। बोलो समझ में आ गया? इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इनको हमें सॉल्व करना है। अब आगे देखिए जरा, अब क्या करेंगे, यहां पर आ जाते हैं, देखो ध्यान से ना। अब मैं यहां पर एक और कांस्टेंट जो बचा है, मतलब अभी और एक, अभी देखिए अभी हमारे पास 2 इक्वेशन बनी है, बी की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमारे पास यहाँ कांस्टेंट 4 है, तो मुझे 4 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अभी मैंने 3 बार किया है, तो अब क्या करता हूं मैं यहाँ पर ना पुट, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं +2 पुट करूं या -2 पुट करूं। तो मैं एक काम कर देता हूं, पुट p = -2 पुट कर लेते हैं। +2 भी कर सकते हैं, -2 भी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट छोटा, देखिए हमें सबसे छोटा नंबर रखना है, तो हम 0 पहले रख चुके हैं, +1 रख चुके हैं, -1 रख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -2 और +2, -2 रख दिया। चलिए अब इसमें -2 रखेंगे, देखो कितना आएगा, लेफ्ट में तो 1 ही है, राइट में चलते हैं। -2 रखने पर यहां देखो ये कितना हो जाएगा, -2 + 1, यानी कि माइनस का 1 बचेगा ये, और अगर यहां 2 रखता हूं तो ये 4 हो जाएगा, 4 + 4 8। देखो जरा ध्यान से देखना यहां पर, इस बार p की जगह -2 पुट करेंगे तो ये प्लस का 4 बनेगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, और ये -1 तो माइनस का 8a, माइनस का 8a। चलिए और आगे चलते हैं। इसके बाद यहां पर अगर p की वैल्यू -2 पुट करी मैंने, तो -2 ये 4 4 8, 8b बनेगा। कितना बनेगा, 8b। इधर आ जाओ, अगर यहाँ p की वैल्यू -2 पुट करता हूं तो -2 + 1 -1 का स्क्वायर यानी कि 1 यानी कि c बनेगा। अब जरा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए एक्चुअल में b को तो हम पहले ही निकाल चुके थे, b को हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, तो यहाँ पर हम b पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम b पुट कर सकते हैं, और वहां भी हम b पुट कर सकते हैं। जरा ध्यान देना थोड़ा सा, हम b को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ध्यान रख। यहां पर एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं, इक्वेशन कुछ गलत लग रही है ना। देखो एक बार इक्वेशन चेक करते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर हमारे पास p = 0, यहां पर एक्चुअल में देखो, यहां थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में यहां एक बार करेक्शन कर लेते हैं। ये देखो Cp + d है, और Cp + d मैंने यहां नहीं लिखा है। देखिए ये b के साथ मल्टीप्लाई हुआ, Cp + d के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, p + 1 का होल स्क्वायर। यहां पर एक बार करेक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसकी वजह से, चलिए ध्यान दीजिए, Cp + d इसके साथ फैक्टर मल्टीप्लाई होगा कितना, p + 1 का होल स्क्वायर। इसकी वजह से थोड़ा सा हमारी इक्वेशन बदल जाएंगी। देखो जरा ध्यान से, देखो पहले पार्ट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि p - 1 पुट करा तो ये पूरा 0 होना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब p = 0, यहां पर थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा और इक्वेशन हमारी बदल जाएगी। देखिए कैसे, अब जरा ध्यान देना, जब मैंने p = 0 पुट करा तो अब क्या बनेगा, देखो p को 0 पुट करने पे लेफ्ट में तो 1 ही रहेगा, ये आपका 4a, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी p को 0 पुट करने पे 4 भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखें जरा, p को 0 पुट किया तो ये तो 0 बनेगा, ये d बच जाएगा और ये 1 बचेगा, यानी कि यहां पर प्लस का d आएगा। समझ में आ रहा है? और b की वैल्यू 1/5 पहले से है, तो वो भी हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो 1 = 4a प्लस b की वैल्यू 1/5, तो ये 4/5 हो जाएगा, एंड प्लस का d। तो यहां से एक काम करते हैं, 4a + d की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4a + d = 4a + d = 1 - 4/5। तो यहां से मेरे पास 4a, थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर करेक्शन की वजह से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो 4a + d = ये आपके पास आ जाएगा 5 - 4 1/5। और यहां से अगर मैं d की वैल्यू फाइंड आउट करूं, किसकी वैल्यू, d की वैल्यू, तो देखिए d की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/5 - 4a,
और इसको मैं मान लेता हूं ये हमारी ये इक्वेशन नंबर 2। यहां से मैंने डी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ ए। अब आगे चलते हैं, अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए पी को हमने -1 पुट करा, 0 पुट करा, तो अब 1 और -1 और 0 का यूज नहीं कर सकते, लेकिन अब सबसे छोटा नंबर और क्या बचा हमारे पास 1, क्योंकि अब कोई फैक्टर 0 नहीं बन रहा है। तो पुट p इक्वल टू 1। जैसे ही आप p की वैल्यू 1 पुट करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो 1 ही रहेगा, राइट साइड में आ जाए p को 1 पुट करने पे ये 2 बनेगा और ये 5 बनेगा, 2 5 या 10, 10a बनेगा ना, प्लस इधर आ जाओ, p को 1 पुट करोगे 1 + 4 5, 5b बन जाएगा। नेक्स्ट p, यहां पर देखो जरा p को 1 पुट करेंगे तो c + d बनेगा, और ये 1 + 1 2 4, यानी कि 4 टाइम्स c और 4 टाइम्स ही d बनेगा, है ना, 4 टाइम्स c और 4 टाइम्स d बनेगा। अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यू हमें पता है उसको पुट कर देते हैं, तो हमें क्या पता है, b की वैल्यू 1/5 है, तो चलिए पुट करते हैं। 1 = 10a + 5 × 1/5 जो कि बन जाएगा 1 + 4c + 4d। तो यहां पर हमारे पास देखो इक्वेशन क्या बनी, ये 1 बचा, ये 1 बचा, तो हमारे पास यहां से इक्वेशन बची 10a + 4c + 4d = 1 - 1 जो कि 0 बन जाएगा। और इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ये 5a + 2c + 2d = 0, ये हमारे पास आ जाएगा। 2 मैंने कॉमन ले लिया और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये हो गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, देखो यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, जब आपके पास क्वाड्रेटिक भी आ जाएगा और रिपीटिंग फैक्टर भी आ जाएगा। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला केस है, बाकी सब इससे आसान है। नेक्स्ट वाला केस बहुत ही आसान है। चलिए अब क्या करना, इक्वेशन 3 बन गई। अब क्या करेंगे, अब एक वैल्यू हमें और पुट करनी है, तो देखिए क्या पुट करें। अब इसके बाद हम यहाँ पर 0 पुट कर चुके हैं, -1 पुट कर चुके हैं, +1 पुट कर चुके हैं, अब -2 या +2, तो मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूं -2। तो पुट p = -2। आप +2 भी कर सकते हैं, +2 से बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आएगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए -2, अब मैं यहां पर -2 पुट करूंगा, देखो कितना आएगा, लेफ्ट में तो 1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 = राइट साइड में चलते हैं, देखो -2 पुट कर रहे हैं तो -2 + 1 -1, और यहां पर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 8 × -1 -8a आएगा, -8a। ध्यान से समझेंगे, p की जगह -2 पुट कर रहे हैं तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 + 4 8, और -2 + 1 -1 तो -8a। यहां पर आ जाओ, ये भी 8b बनेगा, तो 8a 8b। और आगे चलते हैं, यहां पर देखो -2 पुट कर रहे हैं तो ये -2c + d, -2c + d। आगे चलें, माइनस का 2c + d, और यहां पर -2 पुट करेंगे तो -2 + 1 -1 का स्क्वायर 1 बचेगा, यानी कि यही बचा हमारे पास -2c + d। अब यहां पर b की वैल्यू हमें मालूम है, b कितना है 1/5, तो उसको पुट कर देते हैं। तो 1 = -8a + 8/5 -2c + d हमारे पास यहां पर बचा। अब क्या करेंगे जरा ध्यान देना, इस 8/5 को 8a इधर लेफ्ट में ले आता हूं, 8a + 2c - d बाकी सब राइट में ले जाते हैं, तो 8/5 तो पहले से ही था उधर, और -1 और आ गया, तो यहां पर बचा हमारे पास 8a + 2c - d = 3/5। ये हमारी बनेगी इक्वेशन नंबर, इससे पहले क्या इक्वेशन बनी थी 3, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे जरा ध्यान देना, हमने d की वैल्यू निकाल रखी है इन टर्म्स ऑफ a, 1/5 - 4a। देखो इसमें 3 कांस्टेंट आ रहे हैं, a c और d। अगर मैं d की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो केवल a और c कांस्टेंट बचेगा, और अगर मैं d की वैल्यू यहां भी पुट कर दूं तो यहां भी a और c बचेगा। तो आपको क्या करना है, पुट d = d कितना था फ्रॉम इक्वेशन 1 से, 1/5 - 4a, 1/5 - 4a इन इक्वेशन 3 और 4। आप 3 और 4 में पुट कर दीजिए किसको, d को। 1/5 - 4a को 3 और 4 में क्या कर देंगे आप, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा।
चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो पहले थर्ड में पुट करेंगे फिर 4 में पुट करेंगे। तो इधर आ जाइए, अगर आप थर्ड में पुट करने जा रहे हैं डी की वैल्यू, ये रहा डी, यानी कि इसका टू, यहां पर डी पुट कर दीजिए यहां पर, तो 5a प्लस 2c, चलिए यहां पुट कर देते हैं 5a प्लस 2c, 5a प्लस 2c प्लस 2d, यानी कि प्लस में 2 और d की वैल्यू रख दें यहां पर। d कितना है, d 1/5 माइनस 4a, 1/5 माइनस 4a इक्वल टू में 0, इक्वल टू में क्या है 0 है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए तो ये कितना आएगा 5a प्लस 2c माइनस 2 माइनस नहीं प्लस 2/5 माइनस का 8a इक्वल टू में 0। तो a कितना बचा माइनस का 3a प्लस का 2c इज इक्वल टू में माइनस का 2/5, माइनस का 2/5, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बाद क्या करना है, अब इक्वेशन 4 में भी पुट करना है डी को। तो देखिए अब हम पुट करेंगे 4 में, 4 में जब आप पुट करेंगे तो 8a प्लस 2c और माइनस डी, डी की वैल्यू पुट कर दें, डी की वैल्यू कितनी है 1/5 एंड माइनस का 4a, माइनस का 4a, यही तो हमारे पास डी था 1/5 माइनस का 4a हमने पुट करा किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में, यहां पर इज इक्वल टू 3/5। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा है, बाकी कुछ देखिए इनवर्स लाप्लास बहुत आसान होगा, बस यहीं पर समय लग रहा है। 8a प्लस 2d माइनस का 1/5 माइनस माइनस प्लस का 4a इज इक्वल टू 3/5। 8a 4a कितना हो गया 12a प्लस 12a, एक मिनट हमारे पास, हाँ ये कितना था 8a प्लस 2c, यहां पर c है, ये d क्यों लिख दिया मैंने, ये क्या है 2c। चलो तो 8, एक मिनट 8a प्लस 2c माइनस डी, माइनस यहां आ गया 8a प्लस 2c माइनस, ठीक है, तो यहां पर 12a प्लस 2c इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे 3/5 प्लस 1/5, तो हमारे पास बनेगा 12a प्लस 2c इज इक्वल टू 4/5 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। अब इसके बाद आप अपने आप करेंगे, मैं बता रहा हूं क्या करना है। एक इक्वेशन ए और सी में ये बने, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये माइनस का 12a प्लस 8c, और यहां पर बनेगा, दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगाना है। देखो यहां पर भी दो कांस्टेंट है ए और सी, यहां पर भी दो कांस्टेंट है ए और सी, या आप कह सकते हैं दो वेरिएबल है, दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, यहां से आपको ए और सी मिल जाएगा, तो यानी कि ए और सी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ए और सी। और जब आपके पास ए और सी आ जाएगा तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में आप a की वैल्यू पुट कर देंगे तो d मिल जाएगा। तो देखिए आपके पास a भी आ जाएगा, c भी आ जाएगा, d भी आ जाएगा। ऑलरेडी आप b निकाल चुके हैं, ऑलरेडी आप b कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपके पास सारी वैल्यू जब आ जाएंगी तो आप सारी वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख देना। उसके बाद ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी। तो यहां पर a c d सबका आंसर क्या आ रहा है वो मैं यहां पर आंसर लिख दूंगा साइड में, ठीक है ना, नोट्स में आपको आंसर मिल जाएगा। आप सिर्फ इसको आगे सिंप्लीफाई करें, दोनों को एलिमिनेशन मेथड, देखिए बहुत आसान है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। चलिए थोड़ा सा मैं ही कर देता हूं, नहीं तो फिर देखो इधर जरा ध्यान देना। देखो यहां पर जब दोनों में एलिमिनेशन मेथड आप लगाएंगे तो देखो इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सॉल्व 5 एंड 6, मैं 5 एंड 6 को सॉल्व कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। तो इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12a बन जाएगा, ये 8c बन जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का 8/5 बनेगा। इधर देखो इसमें कुछ नहीं करना, 12a प्लस 2c इज इक्वल टू 4/5, बस दोनों को ऐड कर देना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10c इज इक्वल टू, यहां पर आप इसको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर तो 5 है, तो माइनस का 4/5 है ना, माइनस का 4/5। बस यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी सी की। तो देखिए कितनी वैल्यू यहां से आएगी सी की, तो सी इज इक्वल टू, नीचे लेके जाएंगे तो यहां 2 से 5 यानी कि माइनस का 2/25 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई सी की, किसकी वैल्यू आ गई सी, आसान है।
सी की वैल्यू जब आ गई तो अब आप क्या करो, पुट सी इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट करेंगे, या तो 5 में पुट कर दें या 6 में पुट कर दें, तो इसको 5 में पुट करेंगे। जब आप इसको 5 में पुट कर देंगे तो आपको यहां से ए मिल जाएगा, सी मिल चुका, ए मिल जाएगा, और जब ए मिल जाएगा तो उठा के आप रख देना इक्वेशन नंबर 2 में, डी मिल जाएगा, और बी पहले मिल चुका है। अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी आसानी से। आप सारी वैल्यू को निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सारी वैल्यू को निकालने के बाद स्टार्टिंग वाली जो इक्वेशन है यहां पर रख देंगे, और उसके बाद दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ले लेंगे। तो इसका तो देखो कांस्टेंट ये बहुत आसानी से आ जाएगा, e की पावर में आएगा। यहां पर पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, फिर उसके बाद यहां पर आसानी से हो जाएगा पी स्क्वायर का टी। यहां पर ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, इसको जब वैल्यू रखेंगे अलग अलग करेंगे तो यहां पर साइन कॉस का कुछ फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। तो बहुत आसानी से आप इनवर्स निकाल सकते हैं। आगे इसके बाद आप कर लेना, मैं इसका आंसर लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए जरा, इसमें क्या है, ये हमारा लास्ट केस है, लास्ट टाइप है, जिसमें दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक है। दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये आसान है, इसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, क्योंकि प्रॉपर मेथड से अगर हम इसको करने जाएंगे तो ये भी उतना ही लेंथी हो जाएगा जितना लेंथी अभी अभी हमारा हुआ। ठीक है, तो देखो अभी हुआ उसमें तो हम शॉर्टकट मेथड नहीं लगा सकते थे, लेकिन इसमें लगा सकते हैं। देखिए, अगर दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो हम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2, और दूसरा फैक्टर यहां पर हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। देखिए, अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपको करने आ जाएंगे ना तो ये आपको बहुत जगह और भी हेल्प करेगा। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हम कई जगह कर चुके हैं, M2 में भी, तो ये आगे भी आपको कई जगह हेल्प करेगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने इसका यूज किया था। और पार्शियल फ्रैक्शन देखिए, बस ये जो लास्ट वाले केस टाइप है ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको जैसा पहले ही बता चुका हूँ, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो टाइप 1 और टाइप 2 के आते हैं, और टाइप 1 एंड टाइप 2 तो बहुत ही आसान है। आसान ये भी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है और कुछ नहीं है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए क्या करेंगे यहाँ पर, इसको कैसे हम, इसमें हम ए बी सी की कोई जरूरत नहीं, हमें ध्यान से समझिए हम क्या करेंगे। देखो हमें करना क्या है, आप इस वाले फैक्टर को इधर लिखेंगे और इस वाले फैक्टर को इधर लिखेंगे। ऐसे मैं लिख रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं मैं, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 मैंने यहां पर लिखा। बोलो बात समझ में आ रही, ये वाला फैक्टर इधर लिख दिया, इस वाले को मैं उधर लिख रहा हूं। अब जरा यहां पर समझिए, मैं अभी साइन बीच में नहीं लगा रहा हूं, दूसरा फैक्टर मैं लिख रहा हूं पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2, और डिनोमिनेटर में जरा ध्यान देना, डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। अब जरा यहां पर ध्यान से समझे, इस चीज का ध्यान रखना, मैंने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कहीं भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहां पर देखो क्या करना है, हमने नीचे वाले फैक्टर ही ऊपर लिख दिए। ठीक, अब यहां पर बीच में क्या होगा, कुछ साइन आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, कुछ नंबर भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। आप जरा ध्यान देना, इसमें अगर मैं बीच में माइनस लगा दूं तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और हमें तो पी स्क्वायर चाहिए। 2p से 2p भी खत्म हो जाएगा, हमें वो भी चाहिए। और 5 माइनस 2 3 तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाकी चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर सपोज मान के चलिए, अगर ऊपर केवल 3 होता, अगर यहां पर केवल 3 होता तो हम कुछ नहीं करते, इसको इधर लिख के इसको इधर लिख के बीच में माइनस लगा देते और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। मतलब हमारे लिए काम खत्म हो जाता हमारा। आगे क्या करना वो मैं बताऊंगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसा साइन लगाना है कि हमारे पास इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये टर्म आ जाए। अब मैं इसको अगर ऐड करता हूं तो देखो क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p, 4p बन जाएगा और 5 बन जाएगा, तब भी ये नहीं आ रहा, तो क्या करें, है ना। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिमाग लगाना, करना तो ऐड ही है कि हमें उसको ऐड करने के बाद हमारे पास यही आ जाए। तो ऐसा एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि आ जाए, लेकिन आपको, अगर आप यहां देखो जरा एक बार समझो, अगर मैं यहां पर +2 लिख दूं, +2 लिख दूं तो देखो ध्यान से देखो जरा क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 बन जाएगा। ऐड करो जरा, तो 3p स्क्वायर प्लस 6p एंड प्लस 9 बन जाएगा। इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 को कॉमन अगर आप लेते हैं तो p स्क्वायर प्लस 2p एंड प्लस 3 बनेगा। और देखो यही तो लिखा है ऊपर, यही लिखा है कि नहीं लिखा,
इसका मतलब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, +2 लिख सकते हैं। और अब क्योंकि इसमें 3 बच गया, 3 तो है नहीं यहां पर, तो एक काम करेंगे, इस पूरे को 3 से कर देंगे डिवाइड। मतलब यहां पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखिए ये इस केस का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो मैंने अभी लिया है। अगर ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन में ऊपर क्या होता है, ऊपर में या तो 1 लिखा होता है या P लिखा होता है। अगर ऊपर में 1 या P लिखा है तब तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर लेंगे, है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड वाला केस था जो हमने किया, और इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, नीचे के दोनों एक्सप्रेशन ऊपर लिखने हैं। अब आपको ये सोचना है कि बीच में मैं प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, और जो यहां लिखा वो लेकर के आना है। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा वो आपको सोचना पड़ेगा। तो आसानी से आप सोच सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है कि नहीं सोच सकते, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। ऐसा हो गया। अब देखो, अब तो डायरेक्ट आ गया आंसर, 1/3 तो बाहर है। अब क्या करोगे आप, अलग अलग कर दीजिए। जब आप अलग अलग करोगे तो p² + 2p + 5 के नीचे क्या आएगा, दोनों फैक्टर आएंगे, p² + 2p + 2 भी आएगा और p² + 2p + 5 भी आएगा। ठीक, बीच में प्लस साइन आएगा, 2p² + 2p + 5 अपॉन में दोनों फैक्टर आएंगे, p² + 2p + 2, p² + 2p + 5। इस तरह से हम इसमें करेंगे। देखिए ये शॉर्टकट मेथड लगाने के लिए हम बाकी केस में भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है ना, ये केस आप, ये शॉर्टकट मेथड आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि हर जगह नहीं सोच सकते इतना। यहां पर सोचा जा सकता है क्योंकि यहां पर डिग्री सेम है, वहां डिग्री अलग अलग होगी, वहां पर सोचना बड़ा मुश्किल है। चलिए अब देखो, यहां पर एक फैक्टर से एक फैक्टर कट जाएगा, बचेगा क्या, बाहर तो 1/3 है, यहां बचेगा 1 अपॉन, देखिए 5 वाला फैक्टर कट गया, बचा क्या, p² + 2p + 2 बचा, बीच में प्लस, एक फैक्टर यहां से, ये 2 ब्रैकेट में आएगा, एक फैक्टर यहां से कट गया, 5 वाला, कितना बचा, 1 मिनट, यहां पर 5 वाला कटा, 2 बचा, और 1 मिनट, दोनों जगह सेम लिख दिया क्या, उधर वाला 2 था हमारे पास, हाँ ये 2 है, कितना है, +2। तो यहां से 2 वाला फैक्टर बचे, कटेगा और बचेगा 1, 5 वाला, तो यहां पर बच गया हमारे पास p² + 2p + 5, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ ले लेंगे इसका इनवर्स, और जब दोनों तरफ आप इनवर्स लेंगे तो इसका भी इनवर्स लेना, इसका भी इनवर्स लेना। इसका इनवर्स कैसे लेना, ध्यान दीजिए, यहां p + 1 का होल स्क्वायर फैक्टर बन रहा है, यहां भी p + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। दोनों में पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके बाद दोनों का आप बेसिक फॉर्मूले से इनवर्स लिख देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो तीसरी लाइन में पार्शियल फ्रैक्शन आ गया इस केस का। बस आपको यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैं यहां पर बीच में प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, है ना। और प्लस माइनस के बाद ये भी सोचना पड़ेगा कि मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, इसको भी करना पड़ सकता है, इसको भी करना पड़ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। और प्लस करने पे या माइनस करने पे अगर कुछ फैक्टर कॉमन आ रहा है तो उस कॉमन से डिवाइड कर देना, तो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर आप इसको दोनों को ऐड करके ऐड करोगे तो क्या होगा, ऊपर यही चीज आ जाएगी, बस 3 और आएगा मल्टीप्लाई में, हमने पहले 3 लिख रखा है, 3 से 3 कट जाएगा। यानी कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वापस यही आपको मिलेगा। इसका मतलब हमने ये करेक्ट लिखा है, ठीक है, करेक्ट लिखा है। तो इस तरह से हम इसके क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। चलिए अब यहां पर 2 डीपीपी के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए यहां पर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है, आसानी से आप कर लेंगे। यहां पर देखो जरा, दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से आप अलग अलग कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर केवल p है, ऊपर क्या है, केवल p है, तो ये बहुत आसानी के साथ दोनों को अलग अलग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये लास्ट केस वाला है हमारा, शॉर्टकट मेथड से करेंगे। और ये हमारा, इसमें एक लीनियर फैक्टर, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, दोनों ही क्वेश्चन आसान है, आप इनको सॉल्व करें, इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां मैंने आपको बताया पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए आज के लेक्चर में क्या था, आज के लेक्चर में आपको ऐसे क्वेश्चन करने थे जहां पर इनवर्स लाप्लास निकालने से पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना था, और पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी टाइप हो सकते थे मैं सारे टाइप आपको बता दिए। अब सिर्फ आपको ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने हैं और आसानी से आपको ये टॉपिक आ जाएगा। देखिए इस टॉपिक का बहुत यूज आगे चल के, जब हम एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो वहां पर ये टाइप आएंगे, वहां पर ये टाइप आएंगे, तो आप इनको अच्छे से कर ले, ठीक है ना। तो अभी इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच।